डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेस्ट बंगाल सेट का ये दूसरा पेपर है जो सेम ईयर में आई है। मैंने इसको जनवरी में भी, मुझे लगता है 2023 में मैंने किया था। मे बी वो पिछले साल के होंगे और उनको मेकअप करने के लिए उन्होंने अभी जस्ट जो है 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने सेट लिया है। वैसे भी सेट जो है लगातार साल में 2 बार भी हो सकते हैं। सो ये दिसंबर 2023 के पेपर है और मेरे कई स्टूडेंट ने इस पे एनालाइज करने की रिक्वेस्ट की है। जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे और थोड़ा इंटरेस्ट आया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही क्यूरियस मिक्स हैं। वो उस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको टेंटलाइजिंग होते हैं, जो आपको देख के लगते हैं कि यस, मुझे पता होना चाहिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाने चाहिए। ऑफ कोर्स 15-20 क्वेश्चन जो है थोड़े अरबिट हैं, कुछ क्वेश्चन वेग हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हैं, मतलब कुछ के ऑप्शन गलत हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल है 70-75 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अच्छे हैं इसमें। सो लेट अस सी। बहुत सारे एग्जाम के लिए आपको हेल्प होगा, ऑल यूजीसी नेट एंड मेनी अदर एग्जाम, इवन सीयूईटी पीजी के लिए भी आपको काफी मदद इसमें होगी। सो लेट अस बिगिन। वेस्ट बंगाल सेट दिसंबर 2023 पॉलिटिकल साइंस पेपर, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करे शुरू, आपको बताना मेरा कर्तव्य, आपका जानना अधिकार। ये मैं आपको आह्वान कर रहा हूं अपने उन सभी स्टूडेंट को जो यूजीसी नेट जून बैच के लिए बैच का वेट कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि अभी मैं इतना बिजी हूं कि सॉरी, मैं अभी बैच शुरू नहीं कर पा रहा हूं। 1-2 महीने के बाद मैं, हो सकता है कि जून के लिए मैं बैच शुरू करूंगा, जब सीयूईटी पीजी बैच अपने मुकाम पे पहुंचने लगेगा। लेकिन मैं एक यूनिक मौका दे रहा हूं उन सभी मेरे स्टूडेंट को जो अपनी फ्लो और कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहते हैं। सीयूईटी पीजी बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जब मैं यूजीसी नेट बैच ज्वाइन करूंगा तो उनको विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोई पेमेंट किए हुए आई विल शिफ्ट टू द यूजीसी नेट बैच। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। जब आपको यूजीसी नेट बैच शुरू होगी तो आप सीधा उसमें एंट्री लेंगे और तब तक जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि सेम लेवल के हैं आप सॉल्व करेंगे। इसीलिए आपको ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर आप मेल करें। आपको पता है, पॉल साइंस हेल्प, बिना किसी स्पेस के @gmail। फिर आगे आपको गाइड किया जाएगा। उसमें जरूर आप लिखें कि मैं यूजीसी नेट के लिए इसको ज्वाइन कर रहा हूं। ये आप जरूर लिख दें, क्योंकि इसमें दोनों तरह के बच्चे अप्लाई करते हैं, जो यूजी में पढ़ रहे हैं वो भी। लेकिन आपको लिखना चाहिए कि सर, जैसा आपने कहा है, मैं यूजीसी नेट के लिए इसको ज्वाइन कर रहा हूं और बाद में शिफ्ट होना चाहता हूं। ओके, और यदि आप रिसोर्सेज की खोज कर रहे हैं तो अब तक तो आपको पता होगा कि ये जो हैं रिसोर्सेज आपके लिए बेस्ट हैं। ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस 1500 एमसीक्यू एग्जाम गाइड, यदि आप सीयूटी पीजी दे रहे हैं। यदि आप सीयूटी पीजी दे रहे हैं तो प्रेप स्टार्ट गाइड भी आप देख सकते हैं, जो बहुत आपको मदद करेगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें हैं। और यदि यूजीसी नेट दे रहे हैं तो चौथे नंबर पे जो इंस्टा मोजो में है, इन सब की लिंक यहाँ पे लिखी गई है, जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दी जाएगी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। जैसा मैंने पहले ही कहा कि 70-75% या नंबर ऑफ क्वेश्चन, को 100 क्वेश्चन है, वो ठीक हैं, बहुत अच्छे आपको लगेंगे। 10-15 अरबिट हैं और 5-7 क्वेश्चन गलत भी इसमें हैं। चलिए वो हम बताएंगे भी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन जो कई साल पहले जेएनयू के एग्जाम में पूछा गया था, पीजी एंट्रेंस टेस्ट में। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपको पता है, साफ्टा, एक तरह से मृत प्राय है, मतलब मर चुका है। तो ये क्यों मर गया, क्यों सक्सेस नहीं हुआ, इसको ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट है नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ द मेंबर कंट्री। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही तरह की चीजें साउथ एशिया के ये सब देश जो है उगाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे कोई जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कोई वैल्यू बचता नहीं है। लैक ऑफ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमॉन्ग द मेंबर कंट्री, गलत है। ऐसा बहुत सारा इंडिया श्रीलंका के बीच में है, नेपाल के बीच में है, ऐसा है कि आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनफैक्ट ये कोई कारण नहीं था जिसके चलते कि नहीं है। इनफैक्ट ये उल्टा है, चूंकि ऑलरेडी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो एक रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है। इसलिए 2 को निकाल दीजिए। तो चलिए 2 को निकालते हैं। 2 2, तो इन दोनों को निकालने के बाद बच जाता है केवल ए और डी। 1 3 इसमें कॉमन है। तो 4 को देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी तो बिल्कुल एक कारण है जिसके चलते कि सार्क भी एक तरह से मर गया और ये भी, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 3 4। प्लानिंग कमीशन क्या था, ये क्वेश्चन इनका गलत है, इनवैलिड क्वेश्चन है पहला। प्लानिंग कमीशन जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन कह सकते हैं,
ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी था। स्टैट्यूटरी बॉडी उसको कहते हैं जो लॉ से बनता है, एक्ट से, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जिसके कि किसी आर्टिकल में मेंशन होता है। तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं है। पार्लियामेंट ने भी इसको क्रिएट नहीं किया था। पार्लियामेंट्री क्रिएशन तो केवल लॉ से हो सकता है, और जूरिडिकल क्रिएशन कोई कोर्ट से, ये भी नहीं था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये यहाँ मैंने लिख दिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकला था। उसी तरीके से नीति आयोग भी बनी है, ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग। अब क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी जो है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट करके एक बुक थी जो अतुल कोहली ने लिखा था, उसका सेकंड टाइटल ये है। तो 1 का सी और इसी से ये हो जाता है क्रैक। तो सुपर इजी है, बाकी आप जरूर मैच कर लीजिएगा, उसके बगैर आप आगे मत बढ़िएगा, नहीं तो आपको घाटा होगा। मैंने केवल आपको बता दिया, इस तरह से क्रैक हो गई। अरेंज द इंटरेस्ट ग्रुप एज गिवन बाय गैब्रियल अल्मंड। अब ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। वैसे मैंने अपनी यूजीसी नेट गाइड में ये सीक्वेंस दिया है, जो नेट पे भी कई जगह है। इसका क्या मायने है, मतलब क्या सही में अपने बुक में उन्होंने ऐसा लिखा है, आई डोंट नो। लेकिन ये भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट दिख रहा है। आज मैंने थोड़ा खोजने की कोशिश की। जो मैंने दिया है और बहुत पॉपुलर है, उसमें पहले इंस्टीट्यूशनल ग्रुप आती है, फिर नॉन एसोसिएशनल, फिर एसोसिएशनल और एनोमिक। कहीं पे मैंने ये भी देखा कि पहले एनोमिक है, फिर नॉन एसोसिएशनल, एसोसिएशनल और इंस्टीट्यूशनल। दोनों में ही कोई सीक्वेंस इसमें नहीं है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इनवैलिड जैसा दिखता है। वैसे आप दोनों क्रम को जान लीजिए, ये बहुत पॉपुलर है, और ये क्वेश्चन वैसे भी इस तरह का कोई मीनिंग नहीं है। विच ऑफ द, बस ये जानिए कि ये 4 तरह के इंटरेस्ट ग्रुप की बात आलमंड ने की थी, और उसका क्या मायने होता है ये जानना इंपॉर्टेंट, उसका एग्जाम्पल, नॉट कि कौन पहले कौन बाद, इसका आई डोंट नो व्हाट इज मीनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो ये तो बहुत आसान है, आपको पता है। सिडनी वर्वा एंड आलमंड ने मिलकर के जो सिविक कल्चर बुक लिखा था, उसमें उन्होंने 3 टाइप के ओरिएंटेशन की बात की थी। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव। बिहेवियरल कोई नहीं था। और 3 टाइप के, इसके बेसिस पे उन्होंने 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर को बांटा था। आइडियल टाइप, सब्जेक्ट, पार्टिसिपेटिव एंड पैरोकियल। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और इन सब का जो मिक्स जो है वो सिविक कल्चर होती है। मैच द फॉलोइंग थ्योरिस्ट विद देयर रेस्पेक्टिव थ्योरीज। तो बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म क्या इसी से बन जाएगी? ए का 4 और ए के 4 से ही एक क्रैक होती है। तो इससे आसान क्या हो सकता है? आप बिना मैच के आगे मत बढ़िएगा। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली दैट इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये सब सुपर लड्डू क्वेश्चन है। ये सब द फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर था, हम लोग सब जानते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान जिसको महालनोबिस के द्वारा, मतलब उस समय में वो चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर थे, महालोबनीज प्लान भी बोलते हैं, जो फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, सेकेंड 5 ईयर प्लान हैवी इंडस्ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट रिटन बाय मार्क्स। तो ये सब लिखा गया है, लेकिन एंटी डहरिंग जो है ये उनके पार्टनर फेडरिक एंगल्स ने लिखा है। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर डिड नॉट फैसिलिटेट। तो ये भी एक अजीब सा क्वेश्चन है। देखिए, एंड ऑफ कोल्ड वॉर ने एक जो है यूनिपोलर वर्ल्ड को जन्म दिया, जिसमें अमेरिका जो है एकमात्र सुपर पावर है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड तो होगा नहीं। राइज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू डिड नॉट फैसिलिटेट। ये तो ऐसा हुआ है। ग्रेटर मूव टुवर्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड, यस। तो डिड नॉट, यस, ये सही है। डिड नॉट मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं बना है। बाकी सब ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस हुई है। रिसर्जेंस ऑफ यूरोपियन पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डिड नॉट। तो ये भी डिड नॉट होना चाहिए, क्योंकि कौन से कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूरोपियन पावर रिसर्जेंस हो गया, आई डोंट नो। तो इन दोनों में लड़ाई हो सकती है, लेकिन बेटर ये है कि मूव टुवर्ड्स ए मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बिल्कुल नहीं हुआ है, यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ है। इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सी बुक 20th सेंचुरी में जिसने कि ट्रिगर किया इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कि इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, इकोलॉजी को बचाना चाहिए। वो बुक थी साइलेंट स्प्रिंग बाय रैचल कार्सन। मैंने कई बार कहा है, इसमें उन्होंने जो पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होती है, उससे कैसे जो है वो धाराएं सूख जाती हैं, बुलबुल जो मर जाती हैं, आवाज़ सुनी हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी का नाश होता है, उसको उन्होंने दर्शाया था। इस पर काफ़ी जो है 1962 में आई थी। उसी समय में लिमिट टू ग्रोथ भी उसी के आसपास में आई थी, क्लब ऑफ रोम का। तो इन सब से जो है, और फिर गैरेथ हार्डन का जो है
जो 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 डिलेमा जो कॉमन प्रॉपर्टी को लेके आती है, व्हाट इज द नेम, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। तो इन सब बुक ने काफी एक उद्वेलित किया पूरे मतलब ह्यूमैनिटी को कि इसके बारे में सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंडियाज कैरेक्टराइजेशन एज ए कोजाई फेडरेशन, मतलब कि पूरा पूरा फेडरेशन नहीं है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम हो भी सकता है, ये भी एक कारण कि हम नहीं मानते। इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसवर्सल पावर शेयरिंग, तो कभी पावर शेयरिंग जो होती है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, वो तो फैसिलिटेट करता है। तो 2 को आप निकाल दीजिए, 2 निकाल दीजिए, 2 निकाल दीजिए, तो केवल क्या बच जाता है, 1 3 4 और 3 4। तो इसका मतलब 1 को केवल देखिए यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम को भी जोड़ सकते हैं, तो बी इज बेटर ऑप्शन। Which of the following agreement has been concluded between India and United States? सभी लेमोआ, कॉमकोसा एंड बेका, ये तो 2020 में हुई है, तो सभी है, ऑल ऑफ देव। FIPIC का यदि फुल फॉर्म आपको पता है, इसका होता है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो इसी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ग्रोइंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्री। मोदी जी यहाँ गए थे, जिसमें वो फेमस इवेंट हुई थी कि पापुआ न्यू गिनिया के प्राइम मिनिस्टर ने पहुंच होकर उनका जो अभिनंदन किया था मोदी जी का। तो यही है, बाकी तो कोई यहाँ पैसिफिक आइलैंड की बात ही नहीं है। यहाँ रीजन एडजस्टमेंट चलिए देखते हैं। मैकियावेली डिफरेंशिएटेड बिटवीन प्राइवेट मोरालिटी एंड पब्लिक मोरालिटी, ये बात सही है और अच्छा ये आपको नॉलेज देगा। ये लाइन क्या है मैं बता देता हूँ, उससे पहले चलिए ये देखते हैं। मैकियावेली एम्फेसाइज्ड ऑन द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ पब्लिक मोरालिटी इन स्टेट का। प्राइवेट मोरालिटी वो है जो डे टू डे लाइफ में एक इंडिविजुअल जो है, एक व्यक्ति, हम लोग सच बोलना चाहिए, अपने वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सब प्राइवेट मोरालिटी है। वो कहते हैं पब्लिक मोरालिटी वो है जो एक पब्लिक फिगर को मेंटेन करना पड़ता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन की रक्षा करने के लिए। स्टेट सबसे बड़ा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो एक राजा की जो मोरालिटी है वो पब्लिक मोरालिटी है। दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट मोरालिटी। प्राइवेट मोरालिटी को आप कन्वेंशनल मोरालिटी कह सकते हो। पब्लिक मोरालिटी में झूठ बोलना, अपने वादे को तोड़ देना, किसी का मर्डर करवा देना भी शायद जो है मोरल हो सकता है। तो ऐसा मैकियावेली कहते हैं। तो उनका ये कहना है कि स्टेट क्राफ्ट को चलाने के लिए पब्लिक मोरालिटी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो वेर्टू यूज करते हैं। वर्च्यू जो है वो एक इंडिविजुअल मोरालिटी है, पब्लिक प्राइवेट मोरालिटी, जबकि वेर्टू जो है इंटरप्राइज, ऑडेसिटी, उस तरह का जो करेज, जो कर गुजरने की तमन्ना, वो ताकत, अदम्य साहस एंड पौरुष, ये जो है वेर्टू, वो जो है पब्लिक मोरालिटी का पार्ट बनता है। तो ये दोनों सही हैं और मैंने यहां ऑप्शंस हटा दिए हैं, इसका होगा ए। सरकारिया कमीशन, थोड़ा भी यदि आप जानते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, मैंने यहाँ सब कुछ दे दिया है, आप देख लीजिए। राजमन्नार कमेटी बनती है सबसे पहले, जो डीएम के गवर्नमेंट ने बनाई थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे। अजीब थी कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। आनंदपुर रिजोल्यूशन के बाद ही जो है खालिस्तान मूवमेंट एक दशक बाद चला, लेकिन बात उसमें वही थी कि पंजाबी सूबा बनाए तो पंजाबियों का बोलबाला होना चाहिए, और उसमें कई जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन भी किया गया था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी एक मेमोरेंडम दिया था 77 में, इसमें कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात की गई थी। सरकारिया कमीशन बैठती है 1983 इंदिरा गांधी के टाइम में, और एमएम पुंछी कमीशन 2007 में। तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन की कमीशन है। मतलब ये सब इस पे विचार करते हैं, ये कैसे जो है फेडरलिज्म वाइब्रेंट रहे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीजेंट मूवमेंट? तो खेड़ा है, तेलंगाना है, तेभागा बंगाल में है, लेकिन साइलेंट वैली मूवमेंट जो है केरला में, ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट। रॉबर्ट माइकल ने दिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, बहुत फेमस। उनका ये कहना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, अल्टीमेटली जो है वो डेमोक्रेटिक वे में शुरू भले हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक ओलिगार्ची में बदल जाती है। मतलब उसको कुछ पावरफुल कनेक्टेड लोग रूल करने लगते हैं। ये बात उन्होंने जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्ययन करके केस स्टडी के बेसिस पे कहा था। रॉबर्ट माइकल रहते थे जर्मनी में, लेकिन उन्होंने जन्म लिया था इटली में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? लेनिन कॉल्ड एबोलिशन ऑफ स्टेट, होल्ड ऑन, मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि मार्क्सिस्ट थे। इकोलॉगिज्म एंड, यहाँ नॉट ट्रू कह रहा है, इकोलॉगिज्म एंड इन्वायरमेंटलिज्म आर नॉट द सेम।
ऑफ कोर्स ये नहीं है सेम, इसलिए ये तो ट्रू है। इन्वायरमेंटलिज्म जो है एक तरह का एंथ्रोपोसेंट्रिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो फोकस करता है ह्यूमन के मतलब अचीवमेंट इम्पैक्ट पे। लेकिन जबकि इकोलॉगिज्म जो है वो बायोसेंट्रिक है, इकोसेंट्रिक है और सभी लाइफ फॉर्म को बराबर वैल्यू करता है, ह्यूमन उसमें से एक है। प्लूरलिज्म कॉल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉवरेन पावर इन द स्टेट, नो नो, तो इसलिए ये तो बिल्कुल स्ट्रांगली नो है, इसलिए यही सही है। प्लूरलिज्म ये कहता है इसका उल्टा कि जो पावर कंसंट्रेटेड स्टेट में नहीं होती है, कई ग्रुप्स कम्युनिटीज में डिवाइडेड होती है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कॉल फॉर कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव, उसको वो नकारते हैं, मैंने कई बार कहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट वो है जो कि पोस्ट लेबर मूवमेंट निकली। शुरू से जो है मूवमेंट बेसिकली वर्किंग क्लास का होता है, सड़क पे निकल जाना, हम एक हैं, हम मजदूर एक हैं, लाइक। लेकिन जो नए जमाने में जो लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में 70-80 में वुमेन्स मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट को कहते हैं, LGBTQ क्यूअर मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड इस टाइप के जो मूवमेंट हुए उसको न्यू सोशल मूवमेंट NSM कहा जाता है, जिसमें कि न्यू मिडिल क्लास आगे बढ़ के आते हैं, ना कि वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास मूवमेंट इसके अंदर में नहीं आता है। G20 के मेंबर जो होते हैं अभी तक 19 तो नेशन स्टेट हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। अब उसमें एक और जुड़ जाएगा अफ्रीकन यूनियन, 21वां मेंबर, तो दो जो है नॉन नेशन स्टेट हो जाएंगे, 19 कंट्री रहेंगे। Which among the following was not a part of the Washington Consensus? 1990 में या कह लीजिए 89-90 में 10 जो है मूल मंत्र बने वॉशिंगटन कंसेंसस के, जो कि कंसेंसस था 3 एंटिटी के बीच में, IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड स्टेट की ट्रेजरी या गवर्नमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसमें बहुत सारी बातें थी, जो इसमें से कुछ यहाँ पे लिखा गया कि फिस्कल डेफिसिट लो होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए, टैक्स का बेस जो है नैरो नहीं ब्रॉड होना चाहिए, यहाँ लिखा है, और टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव होना चाहिए, इफिशिएंसी कलेक्शन का, फ्री ट्रेड पॉलिसी होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, लाइक दैट। तो इसमें नैरो टैक्स बेस के चलते ये गलत हो जाता है, नॉट हो जाता है। रॉबर्ट पटनम एक सोशियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कि बहुत ही फेमस सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया था। सोशल कैपिटल जैसे कि ह्यूमन कैपिटल या जो मनी कैपिटल होती है उस टाइप का है। ये शो करता है आपका जो कनेक्टेडनेस है दूसरे इंडिविजुअल से, और उससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। ऐसा अब माना जाता है कि यदि आपके सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, वो एक तरह से कैपिटल के तौर पे आता है। ये एक कल्चरल अप्रोच है। अब पॉलिटिकल कल्चर तो क्या कहा जाए, लेकिन कल्चरल अप्रोच है, तो पॉलिटिकल कल्चर ये कह रहा है कि किस अप्रोच से ये ज्यादा जो है मिलता जुलता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। सो इट इज ए कल्चरल अप्रोच। द टोटल नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक इनवैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 124(1) में लिखा है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट करके शायद 89th अमेंडमेंट से इसको 33 कर दिया है, तो 33 जजेस, एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, तो 34 जज अभी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अमेंडमेंट के थ्रू जो है 7 से 33 किया गया, तो अमेंडमेंट भी सही है, और एक लॉ यहाँ लिखा गया है कि लॉ से इसको बढ़ा सकती है, तो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी कर सकती है। तो ये दोनों ही सही है, इसके चलते ये इनवैलिड हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म। तो इसमें आपको पता है मैकलेंटेयर हैं, सैंडल हैं, वॉल्जर हैं और चार्ल्स टेलर भी हैं, जो यहाँ नहीं लिखा गया है। लेकिन फ्रेडरिक हैक नहीं है, ये एक लिबर्टेरियन थिंकर है, लिबर्टेरियन, जो कि इंडिविजुअलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है, क्लासिकल लिबरलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो एनार्किज्म की तरफ भी चला जाता है, एनार्को कैपिटलिज्म की तरफ। मतलब कि टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, स्टेट का रोल एकदम मिनिमल नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट सैक्रोसैंक्ट होना चाहिए, लाइक दैट। पोस्ट डेवलपमेंट, ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है ये ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, एक दो आपको मैंने अभी तक बताया। अभी
पोस्ट डेवलपमेंटलिज्म ये लगता है पूछना चाहते हैं। डेवलपमेंटलिज्म जो है 60-70s में यूएस के जो जितने थिंकर थे ना, आलमंड एंड कोलेमैन, डब्ल्यू रोस्टोव, ऑर्गिन्स्की एंड इन सब ने जो दिया था, एडवर्ड सील्स एंड ऑल, कि डेवलपमेंट, या हटिंगटन ने भी दिया था, डेवलपमेंट क्या है और एक वेस्टर्न नजरिया और वो डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री कैसे अचीव कर सकते हैं, इन सब पे जो एक सीधा साधा मतलब एक थ्योरी, जिसको आप डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी कह सकते हैं कि ऐसा करो तो डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उससे आप निकल जाते हो। पोस्ट डेवलपमेंटलिज्म जो है, जैसे पोस्ट बिहेवियरलिज्म होती है, पोस्ट मार्क्सिज्म होती है, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड अभी है, उस तरह से पोस्ट डेवलपमेंटलिज्म। सो इट ऑफर्स ए थॉरो गोइंग क्रिटिक ऑफ मॉडर्निज्म, पता नहीं क्या आप चलिए हैं मार्क करते हैं, हाईलाइट दैट डेवलपमेंट स्टैंड लाइक ए रून इन द इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप, पता नहीं इसको भी, ऑफर ए कोहेरेंट थ्योरी एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पता नहीं, इग्नोर ग्रास रूट मूवमेंट एज कंप्लिसिट इन डेवलपमेंटलिज्म। तो अब देखिए, पोस्ट डेवलपमेंटलिज्म इग्नोर ग्रास रूट मूवमेंट एज कंप्लिसिट इन डेवलपमेंटलिज्म, ये बिल्कुल गलत दिखता है, क्योंकि ग्रास रूट मूवमेंट था भी नहीं डेवलपमेंटलिज्म में। तो 4 को नकार दीजिए। अब यहां पे देखिए कि ऑफर ए थोरो गोइंग क्रिटिक ऑफ मॉडर्निज्म, तो ठीक है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन भी था डेवलपमेंट, तो 1 सही लगता है। यदि आपको चुनना ही है तो 1 1 1 तीनों में है, 1 2 1 2। तो हाईलाइट दैट डेवलपमेंट स्टैंड्स लाइक ए रून इन द इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप, मतलब डेवलपमेंट को नकारते हैं, मतलब उस तरह के डेवलपमेंट को जो कही गई है वेस्टर्न डेवलपमेंटलिज्म के थ्रू। तो 1 2 एंड ऑफर ए कोहेरेंट थ्योरी एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, परहैप्स। तो 1 2 3 मुझे लगता है शायद, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सच एज मनरेगा क्या है, ये आप चारों पढ़ लीजिएगा। टू इंश्योर इनकम फॉर द पुअरेस्ट ड्यूरिंग लीन सीजन, जब वो उनको ऐसे खेती में काम नहीं मिलता, कहीं और नहीं काम मिलता, तो नरेगा एक लास्ट होप ट्रम्प की तरह आता है और उनके जीवन को बचा लेता है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट लीन सीजन में मिल जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द नॉन लाइन मूवमेंट, तो ये 5 फाउंडर को आप हमेशा याद रखते हैं, मुझे पता है। उसमें से जो है निकिता क्रुश्चेव तो बिल्कुल नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज टॉक्ड अबाउट राइट टू रिबेलियन, तो ये जॉन लॉक ने कहा था। उनका ये कहना था, राइट टू रिवॉल्यूशन कह लीजिए, रिबेलियन कह लीजिए, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम तोड़ सकते हैं, ये सॉरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब हम गवर्नमेंट को बिल्कुल तोड़ के चेंज कर सकते हैं यदि गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी हो जाए और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ना माने तो एक पीपल को रिबेलियन का राइट है। What type of person is described by Agna Sutta as a paragon of virtue, मतलब कि वर्चू का जीता जागता उदाहरण। तो मैंने जितना नेट पे देखा, मुझे पता नहीं था, लेकिन ये साधका है, तो आप और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये नेट पे काफी जगह मिलता है कि साधका जो है वो वर्चू का प्रतीक था अगना सुत्ता में। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो चलिए पढ़ते हैं। एजर्सन है, द अटेम्प्ट टू कलेक्टिवली इन्फोर्स ह्यूमन राइट एट द इंटरनेशनल लेवल बिगेन आफ्टर 1945, सही है। आपको पता है 1948 में जो है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बनता है। 1945 में यूनाइटेड नेशन बनता है, और उसके बाद से ह्यूमन राइट उसके चार्टर में भी आता है और उस पर काफ़ी काम शुरू होता है। उसके पहले ये कह रहा है कि एक स्टेट और उसके पीपल का जो बीच का नाता था, वो स्ट्रिक्टली एक डोमेस्टिक जुरिडिक्शन का मामला था, और उसमें पूरी दुनिया को कोई नाक घुसेड़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन उसके बाद से ह्यूमन राइट ऐसा बन गया कि उस पर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन तक कर सकती यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबल कम्युनिटी। तो ये दोनों सही हैं, तो ए इसका होगा। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स दैट हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। आपको पता है कि यूपीएससी या पीएससी के चेयरपर्सन नहीं, स्पीकर नहीं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं, केवल अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इसमें से वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होते हैं, मतलब उनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता इसे करने से। गवर्नर भी प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होते हैं। आर्गुमेंटेटिव टर्न इन पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब होता है, मैंने यहां पे लिख दिया है। मतलब ये एक रैशनल अप्रोच के बदले एक पब्लिक पॉलिसी का अप्रोच है, इसमें कि बातचीत से, डेलिब्रेशन से, डिबेट से, डिस्कोर्स से पॉलिसी तय होती है। दैट इज यहां पे थोड़ा सा लिखा गया है, रिलेवेंस ऑफ आर्गुमेंटेशन, लैंग्वेज एंड डेलिब्रेशन इन पॉलिसी मेकिंग।
अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो ये कुछ गलत फलत इसमें लग रहा है, ये भी इनवैलिड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लगता है कि पहले जो एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट बहुत पहले बनी थी, बाद में 2004 में ये दो पार्ट में टूट जाती है एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट से। देख लीजिए कौन सा अमेंडमेंट है। अब ये हो जाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो दोनों का ईयर जो है सेम है, और ये जो है एनसीडब्ल्यू जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1982 है और एनएचआरसी 1983। अब आप अरेंज करेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही साथ है। Who elaborated the view that there exists a tension between the protector of citizens' security and the state as a threat to its own individual? मतलब बैरी बुजान जो कि कोपेनहेगन स्कूल के एक तरह से संस्थापक हैं, उनका कहना था कि ह्यूमन सिक्योरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट सिक्योरिटी। हम जब बात करते हैं कि हमारा कंट्री सिक्योर है, तो ये सेम नहीं है कि हमारे कंट्री के पीपल भी सिक्योर हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, कई जगह ऐसा देखा गया है कि स्टेट खुद अपने पीपल के सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। बैरी बुजा। कीप द ऑड वन आउट, तो सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, गोलवरकर, ये सब जो है आरएसएस या हिंदुत्व आइडियोलॉजी जुड़े हुए हैं। राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट, इसलिए ऑड वन आउट। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एम्फसाइज करता है रिलीवेंस को, वैल्यू को, इक्विटी को, लेकिन इसको काटता है। डाइकोटमी जो है, जो इस्टेब्लिश किया था वुड्रो विल्सन ने, जिसमें कि ये कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी से अलग होना चाहिए, केवल उसको निरपेक्ष वे में, न्यूट्रल वे में पब्लिक पॉलिसी को इफिशिएंट वे में, प्रोफेशनल तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसको नकार दिया एनपीए ने। सो 1, 3, 4। अब ये भी क्वेश्चन जो है एक बहुत ही वेग, सही ढंग से उन्होंने लिखा नहीं है। वॉलेंस्टीन वर्ल्ड सिस्टम पर्टेन्स टू, इसके बारे में आपको कितना भी पता हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। वॉलेंस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया था, जहां की कोर और पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट दिया था। कोर जो है वो वेस्टर्न, नॉर्दर्न डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका और यूरोप के, जो कि कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं, जो ट्रेडिंग सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम वर्ल्ड का है, और जो पुअर नेशन है वो पेरीफेरी हैं, वो रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर जो है चीप रेट पे सप्लाई करते हैं कोर को। कोर के पास में कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है, और बुद्धि है, और उनके पास में जो है टेक्नोलॉजी है, उससे वो उसी रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हीं के लेबर को लेकर के एक फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर इस पेरीफेरी को ह्यूज कॉस्ट पे बेच देते हैं, ह्यूज प्राइस पे। तो इससे जो है वर्ल्ड हमेशा और इनइक्वल से इनइक्वल होता चला जाता है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक मतलब कि नियो मार्क्सिस्ट वे, तरीका देखने का वर्ल्ड के प्रोडक्शन सिस्टम को, या कैपिटल मतलब कैसे जो है वर्ल्ड लेवल पे कैपिटलिज्म ऑपरेट करता है। तो यहां देखिए क्या है, द सिस्टम दैट गवर्न्स द होल वर्ल्ड, ये शायद हो सकता है, लेकिन ये अजीब सी बात है। ए सिस्टम ऑफ ट्रेड अक्रॉस द, इट वाज मोर देन द ट्रेड। ए सिस्टम ऑफ सोशलिज्म दैट गिव्स नो, ए सिस्टम ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन दैट फंक्शन एज ऑफ इट वेर ए वर्ल्ड, नो। तो केवल यही बचता है, और ये भी अच्छा आंसर नहीं है। अब यहाँ पे किताब देखिए, मुझे तो पता था कि जयशंकर जी ने इंडिया वे लिखा है, तो इसी से मेरा क्रैक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज तो मैं क्रैक नहीं कर पाता, और आप भी इसी तरह से इसको क्रैक कर सकते थे, एक भी जानते हैं। वैसे इसमें से सभी जो हैं वो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के रहे हुए हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी बुक लिखी है डिप्लोमेसी पे एंड ऑल। Which organ of the United Nations is responsible for coordinating the work of its specialized agency? जैसे ITU है, IPU है, ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइज एजेंसी हैं यूएन के। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जनरली जो है कोऑर्डिनेट करती है इन स्पेशलाइज एजेंसी के वर्क को यूएन के बिहाफ में। नॉन रिफॉल्वमेंट मैंने एक दो और जगह पेपर में एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी कंट्री में कोई रिफ्यूजी इंग्लैंड में पहुंच गया रवांडा से। अब रवांडा में वहाँ जो है परसिक्यूशन हो रहा है, मतलब उसको रेस के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे वहाँ जाएगा तो उसको जान को खतरा है। तो ऐसे में इंग्लैंड उसको उस कंट्री को में डिपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब चाहे इंग्लैंड को कितनी तकलीफ हो कि भाई मेरे यहाँ कहाँ से ये रिफ्यूजी आ गए, लेकिन उसको वो भगा नहीं सकता, क्योंकि उसके जान को अपने ओरिजिनल कंट्री में खतरा है। ये जो प्रिंसिपल है नॉन रिफॉल्वमेंट की, उसको वो कंट्री फॉलो करते हैं जिन्होंने कि यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी साइन किया है। इंडिया ने नहीं साइन किया, शायद ये 1951 में हुई थी, 1951, इसलिए इंडिया पे लागू नहीं होता। फिर भी रोहिंग्या ऐसे यहाँ आ गए तो हम उनको डिपोर्ट नहीं करते हैं।
So it relates to world refugee. Will not force is the basis of the state. किसने ऐसा कहा? तो ये कहने वाले जो हैं ये टीएच ग्रीन थे। इसका मायने क्या होता है? देखिए, एक थ्योरी है स्टेट के ओरिजिन का, उसको कहते हैं फोर्स थ्योरी ऑफ स्टेट। वो ये कहता है कि ताकत के बल पे, युद्ध के बल पे, तलवार के बल पे स्टेट का जन्म हुआ है। जो डोमिनेंट थे, जिनकी माइट थी, उन्होंने जो है सबजुगेट करके स्टेट की स्थापना की। उसको काटते हैं टीएच ग्रीन, कहते हैं नहीं, फोर्स थ्योरी को काटते हुए कहते हैं कि ये विल है पीपल का, जो उस स्टेट के पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को मानते हैं, राजा को मानते हैं, ना कि फोर्स है। टीएच ग्रीन। What is the purpose of writ jurisdiction provided for the higher judiciary? writ जो है 5 तरह का आपको पता है, मंडमस है, क्यू वारंटो है, हैबिया कॉर्पस है, प्रोविजन है, सर्टियरी है। ये हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत आर्टिकल के तहत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को तो ये केवल दिया गया फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए, लेकिन हाई कोर्ट को किसी भी तरीके के राइट्स को बचाने के लिए दिया गया है। तो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, ठीक है, सही है। Who among the following is not a significant theorist of nationalism? तो गेलनर हैं, स्मिथ हैं, इसको आप इथनो नेशनलिज्म के थ्योरिकल जानते हैं, इथनो सिंबलिज्म। गेलनर नेशन एंड नेशनलिज्म। एरिक हॉब्सबॉर्न को हम लोग कई कारणों से जानते हैं। नेशनलिज्म को इन्होंने इन्वेंटेड ट्रेडिशन करार दिया था अपने एक एसे में। इन्होंने ऑन नेशनलिज्म लिखा है 2 साल पहले, और नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस 1780 बहुत पॉपुलर इनकी बुक है। ये एक हिस्टोरियन है। रॉबर्ट डहल जो एक प्लूरलिस्ट हैं, जिन्होंने पॉलियार्ची लिखा है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। स्टेट अंडर नियो लिबरल रिजिम आर लाइकली टू विटनेस। जो अभी कोल्ड वॉर के बाद जो स्टेट बने हैं वो नियो लिबरल स्टेट हैं। इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वॉशिंगटन कंसेंसस, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इन सब की बातें होती है। एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर एक्टिविटी कभी नहीं होगा, तो ए नहीं होगा। रिट्रीट फ्रॉम द सोशल सेक्टर होगा, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर से, सोशल सेक्टर से हट जाती है। टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन सीक टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? इट सीक्स टू इंक्रीज या प्रोवाइड सब्सटेंटिव इक्वलिटी, जिसको इक्वलिटी ऑफ आउटकम आप कह सकते हैं, नॉट फॉर्मल इक्वलिटी। विच इनोवेटिव कॉन्सेप्ट वाज कॉइन्ड बाय हमजा आलवी? ये पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे बुक लिखे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब के पॉलिटी पे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ओवर डेवलप्ड स्टेट का। क्या होता है ओवर डेवलप्ड स्टेट? उनका कहना था कि जो कॉलोनियल स्टेट था, जैसे इंडिया में या घाना में, श्रीलंका में, कहीं भी, इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये सब ओवर डेवलप्ड हो गया। मतलब ओवर डेवलप्ड स्टेट ऐसा स्टेट होता है जो अपने समाज और उसकी जो परिस्थिति है या वहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके तुलना में कुछ ज़्यादा ही जो है डेवलप कर गया है। मतलब स्टेट के पास ह्यूज आर्मी है, ह्यूज ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे सब फॉर्मल वे में काम हो रहा है और एकदम समाज से कटा हुआ है। समाज जो है भूखा नंगा, वहाँ पे मार काट मची हुई है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, और स्टेट जो है एकदम सुपर यूनाइटेड नेशन की तरह या अमेरिकन स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसा इसलिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉलोनियल मास्टर थे उनका सारा जोर तो स्टेट के डेवलपमेंट पे था, उनका और कुछ नहीं था। स्टेट तब उन्होंने मॉडर्न बना दिया, ओवर डेवलप कर दिया, लेकिन उस जो सोसाइटी है वो पिछड़ा रह गया। जो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो उसको मैच नहीं कर पाया। जबकि यदि एक नेचुरल ग्रोथ स्टेट का होगा तो पहले सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियलाइज होगी, अर्बनाइज होगी, उन्नत होगी, डेवलप होगी, तो वो डेवलप्ड स्टेट की को बनाएंगे। हमजा अलवी। मेजोरिटेरियनिज्म इम्प्लाई, ये भी क्वेश्चन गलत जैसा मुझे लगता है। मेजोरिटेरियनिज्म, रूल बाय मेजोरिटी, सिंपल, ये तो कहने की बात है, यही इसका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे कंसोसिएशनलिज्म है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ ये तब होता है जब डेमोक्रेसी में इस टाइप की हालत हो कि कोई एक मेजोरिटी ऐसा नहीं है, जैसे बेल्जियम में 60-40 डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, तो वहाँ पे पावर शेयरिंग करनी पड़ती है। साउथ अफ्रीका में ब्लैक वाइट, तो उसको कंसोसिएशनलिज्म बोलते हैं, सीधा सीधा पावर शेयरिंग बिटवीन द कम्युनिटीज। रूल बाय मेजोरिटी वहाँ होती है जहाँ पे 80-20 90-10 टाइप का है, तो वहाँ रूल बाय मेजोरिटी है। मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो एक्चुअली वैसे रूल ऑफ मेजोरिटी को दर्शाता है जहां माइनॉरिटी की कोई खास सुनी नहीं जाती, उनको एक तरह से रेलीगेट कर दिया जाता है, मार्जिनलाइज कर दिया जाता है।
तो उसको मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं डेमोक्रेसी में, और इसको अच्छा नहीं माना जाता है। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट वॉज एन एडवोकेट ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, जबकि ये कहना उतना सही नहीं है। यदि आपने मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट को पढ़ा हो तो आप बहुत ज़्यादा वो रेडिकल अपने थॉट में हैं। लेकिन चूंकि वो 1790s में आती हैं, तो उस समय के जो लिबरलिज्म को आप लिबरल फेमिनिज्म ही कह सकते हैं, क्योंकि वो औरतों के जो कन्वेंशनल रोल होते हैं, मदर, सिस्टर, वाइफ्स, हाउस मेकर, उससे उसको वो नकारती नहीं है, केवल इक्वालिटी चाहती है। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम सुनते ही आपको इंटरनेट शटडाउन की याद आनी चाहिए। उस पर काफ़ी बबेला हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज़ ए फंडामेंटल राइट, और गवर्नमेंट को जब भी शटडाउन करते हैं तो सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि आप तो एक तरह से फंडामेंटल राइट को आप हर्ट कर रहे हैं। हु एडवोकेटेड ए जंक्शन ऑफ वेदांता ब्रेन इस्लामाबादी, आपको सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था, मतलब कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ इंडिया का जो, उसको आप सिंक्रेटिक कह सकते हैं उसके, और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Who among the following first developed the concept of general system theory? बायोलॉजी में ये डेवलप हुआ था लुडविग वॉन बर्टलनफाई। ये मैंने कितनी बार ही आप लोगों को बताया। फिर बाद में इसको एंथ्रोपोलॉजी और मैनी जगह और इवन पॉलिटिकल साइंस में भी लिया गया, सिस्टम अप्रोच। अंडर विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इनिशिएट किया गया था? राजीव गांधी के टाइम में 1986 एजुकेशन पॉलिसी में किया गया था। इससे आपको जब जब एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है तब तक का आपको जिक्र भी मिलता है। आरएमए का जो फुल फॉर्म है वो है रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर। ये शुरुआत तो रसिया में, यूएसएसआर में हुई थी। आप यहाँ नाम देख सकते हैं, निकोलाई ओरगाकोव, लेकिन अमेरिका ने भी इसको अपनाया। मतलब एक तरह का न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर, स्टार वॉर जैसे कंप्यूटराइज वॉरफेयर। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है तब आया जब CNN ने जो है गल्फ वॉर दिखाया 1990 का, तो लोग चौंक गए कि अच्छा वॉरफेयर ऐसा होता है, ये तो कंप्यूटर गेम की तरह लग रहा है। लॉक्स व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर इज प्री पॉलिटिकल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको कह सकते हैं सोशल बट प्री पॉलिटिकल। इसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूं। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, ये क्वेश्चन गलत है, इनवैलिड है, क्योंकि इसमें भी कोई इसमें सही नहीं है। ब्रेटन वुड में इन्होंने गलती से WTO लगा दिया है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक केवल ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। WTO जो है वो गैट से निकल के आता है, और ये नहीं है ब्रेटन वुड। क्योंकि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं? जो ब्रेटन वुड में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944-45 में, उससे जो इंस्टीट्यूशन निकले, वहां पे एक ITO जरूर निकल सकता था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये कभी हुआ नहीं। गैट ही चलता रहा, और बाद में 1995 में गैट का नया अवतार WTO आया, इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। चलिए इसको फिर से एक्सप्लेन कर ही देता हूं, प्री पॉलिटिकल क्यों है। लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो प्री सोशल नहीं है हॉब्स की तरह। उसमें लोग नेचुरल लॉ को फॉलो करते हुए, अपने सेंस ऑफ रीजन को यूज करते हुए एसोसिएबली रह पा रहे थे किसी तरह से फ्रेजाइल पीस के साथ। लेकिन हर कोई अपने केस और दूसरे के केस में भी जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाता है। उसके चलते वो पीस बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। लाइफ जो है स्टेट ऑफ नेचर में इनकन्वीनियंट हो जाती है। उससे बचने के लिए लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या लाता है? एक सुपीरियर पॉलिटिकल ऑथोरिटी लेकर के आता है, स्टेट के फॉर्म में, गवर्नमेंट के फॉर्म में, जो आपके झगड़े को निपटाता है और पीस मेंटेन करता है। तो केवल प्री पॉलिटिकल यदि आप हो जाते हैं तो लॉकियन स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाएगा। इसलिए लॉक कहते हैं कि जब भी किसी भी टेरिटरी में कोई हायर पॉलिटिकल ऑथोरिटी का एब्सेंस होता है, जैसे कुछ महीनों के लिए अफगानिस्तान में हुआ था 2021 में, या अभी सोमालिया में है और कई और जगह सूडान में, तो वो लॉकियन स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाता है। विथ रेस्पेक्ट टू पंचायती राज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? सोशल ट्रू इसमें से जानना है। तो देखिए, इन मोस्ट स्टेट डिवोल्यूशन ऑफ फंड एंड फंक्शंस हैव बीन इग्नोर्ड। ये बिल्कुल सही है, ये हुआ है, नहीं दिया गया है।
तो 3 जो है वो एकदम सही है, तो ये 2 तो खत्म हो गया। इसमें 1 3 2 3, तो 1 और 2 को चलिए देखते हैं। सोशल इंक्लूजन इज नॉट पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन प्ले ए गेटकीपर रोल। तो इन 2 में यदि आपको चुनना हो तो इसको तो ट्रू मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है SC ST वुमेन इन सबको उसमें रिजर्वेशन देके इंक्लूड किया गया, इसलिए 1 सही है। तो आप 2 को आपको नकारना ही पड़ेगा ज्यादा बिना दिमाग दिए हुए। तो 1 and 3 आर करेक्ट। अब यहां देखिए 58 में ये पेयर कौन सा सही है, आप कर लीजिए। वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का। द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वॉज। अब आई डोंट नो ये क्या कहना चाहते हैं। मेरे अनुसार से तो आपको सबको पता है कि लॉक होना चाहिए, लेकिन यहाँ लॉक है ही नहीं, तो JS मिल को आप कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे इवन बुक भी लिखा है। सो क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम मार्क्स ने लिखा है, उसके बारे में आपसे बहुत बार हम लोग चर्चा किया है इस पे। Who among the following has called Weber's ideal type of bureaucracy unsuitable for developing country? ये फ्रेड रिग्स हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि उनका ये कहना था कि ये एक तरह के क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जबकि डेवलपिंग सोसाइटी में जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो इन्होंने अपने इकोलॉजी थ्योरी में डेवलप किया। रिग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय ऑरबिंदो। तो ये सब इन्होंने लिखा है, इनके बुक को जरूर आपको याद रखना चाहिए। ये उन्होंने नहीं लिखा है। योगा कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस उन्होंने नहीं लिखा है। इलिनोर ओस्ट्राम जो हैं ये बहुत फेमस थी, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, जिसको जैसे कि फॉरेस्ट है, फिशरी है, या जो कॉमन चरवाहे का ग्राउंड होता है, कॉमन मंदिर होती है गांव में, उनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। उसको कैसे जो है लोकल कम्युनिटी खुद अपने से मेंटेन कर सकते हैं, इस पर उनका काफी खासा था। और एक ही यहाँ पे है, लोकल कम्युनिटी आर द बेस्ट एट मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग देयर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स लिखा है लेकिन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी पढ़ सकते हैं। इलेनोर ओस्ट्रोम। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ जस्टिस और जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट है वो किस आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल 124 है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन लेवर्ट एजर्सन। ये तो देखिए एजर्सन है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर ए स्टेबल गवर्नमेंट मॉडल फॉर फुल टर्म। बिल्कुल, क्योंकि चूंकि प्रेसिडेंट डायरेक्टली चुना जाता है जनता के द्वारा, तो उसकी सस्टेनेंस जो है वो पार्लियामेंट के मेजोरिटी पे डिपेंड नहीं करती। उसको हमेशा पार्लियामेंट में अपनी कॉन्फिडेंस को प्रूव करते रहना नहीं पड़ता है। इसके चलते वहां पे सरकार बीच में नहीं गिरती है, जैसे कि यहाँ पे गिर जा सकती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज इनहेरेंट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये बिल्कुल गलत है। ये तो सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि वहां पे जो है पावर डिवाइड होता है प्रेसिडेंट में, या जो हेड ऑफ स्टेट है, और पार्लियामेंट में सेपरेशन ऑफ पावर काफी स्ट्रिक्ट होता है, जो कि उतना स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि पार्लियामेंट से ही एग्जीक्यूटिव निकलती है। इसलिए ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग वाला ऑप्शन सही है। द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट किसने दिया है? सब जानते हैं, ये अंडर गुंडर फ्रैंक ने दिया है, डिपेंडेंसी थ्योरी के एक प्रोपोनेंट। गुड गवर्नेंस पर्टेन टू, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। गुड गवर्नेंस आपको पता है क्या है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, लेकिन सबसे पहले ये कोलैबोरेटिव है, जिसमें कि गवर्नमेंट के अलावा जनता, सिविल सोसाइटी, मार्केट, MNC सभी मिल करके जो है गवर्नेंस या गवर्निंग डिसीजन लेते हैं। पार्टिसिपेटिव होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इफिशियंट होती है, ओपन होती है, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे मेकिंग श्योर दैट ऑल गवर्नमेंट आर गुड, डोंट नो व्हाट। अंकटाड का कोई रोल जो है बेटर गवर्नमेंट में, आई डोंट नो क्या है। पॉलिटिकल है भी नहीं। पॉलिटिकल कंडीशनलिटीज अंडर द गार्ब ऑफ इकोनॉमिक, नो। सोशल डेवलपमेंट अंडर द WTO, कुछ भी नहीं है। इसलिए द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर टू हैव proposed a classification of constitution was of course Aristotle, तो इसलिए आई विल चूज नन ऑफ द अबव। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया। इन सब में से भी होता है। लॉर्ड ब्राइस तो काफी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम उन्होंने किया है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ बांटा हो, लेकिन फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर यदि होगा तो एरिस्टोटल होंगे, और जब नन ऑफ द अबव है चॉइस तो वही होगा। Which of the following has declared itself a single state nuclear weapon free zone? न्यूजीलैंड, मंगोलिया, एंड कुछ और स्टेट ने भी अपने को डिक्लेयर किया है। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि केवल मंगोलिया है, तो मंगोलिया, इसका मतलब क्या होता है कि मंगोलिया ने ये डिसाइड किया है
कि हमारे टेरिटरी में कोई भी न्यूक्लियर वेपन हम नहीं बनाएंगे। न्यूजीलैंड ने तो यहां तक कह दिया है कि हम इवन न्यूक्लियर का कोई पीसफुल यूज भी नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? तो ये तो ठीक है, रिचर्ड ऑफ द अर्थ फ्रेंच फैनन ने लिखा है कोलोनियलिज्म पे। वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंजर, जो कि वेरी वेरी फेमस फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएस के, सटल डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं। इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म भी सही है, समीर अमीन। लेकिन न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म लिखा था क्वामे न्क्रुमा, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नैम। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का नाम आते ही आपको केशवानंदा भारती याद आना चाहिए। मॉर्गनथॉ के रियलिज्म में मोरलिटी का कोई रोल नहीं है इस तरह का कि पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज। नो, पॉलिटिक्स की मोरलिटी अलग ही होती है, मैकियावेलियन। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। हु कैरेक्टराइज टेररिज्म एज ए टूल ऑफ मोनोपोली कैपिटल? तो ये तो रटने वाली बात है, हैरी ब्रेवरमैन। और हैरी ब्रेवरमैन ने ये बात अपनी इस बुक लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल में कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है। मोर अकाउंटेबल बनाती है, इट मिनिमाइजेज पीपल्स पार्टिसिपेशन। नो, तो टू को हटाइए, टू हट गया, टू हट गया, टू हट गया, तो बस एक ही बचा, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ये कभी हो सकता है क्या? इट इंक्रीजेज पीपल्स पार्टिसिपेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट? तो इट कैन हियर फ्रॉम द लोअर कोर्ट, इट कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, इट कैन डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट। कभी नहीं। दो स्टेट के बीच का जो डिस्प्यूट है वो हाई कोर्ट नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, इसलिए सुन सकती है, इसलिए सी इज द राइट, मतलब ये गलत है। वॉट डिड द डिस्कोर्स ऑफ नेग्रीट्यूड रिप्रेजेंट? तो नेग्रीट्यूड का जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स मतलब क्या होता है? जो लैंग्वेज के थ्रू जो आप गढ़ते हैं नॉलेज को, सच्चाई को, या फैक्ट को, या पॉपुलर बनाते हैं, वो पॉपुलर डिस्कोर्स में आप उसको लाते हैं। नेग्रीट्यूड का डिस्कोर्स जो है वो ये है कि कैसे जो है ब्लैक को डिस्क्रिमिनेट किया गया, खास करके वाइट कॉलोनियल मास्टर के द्वारा। तो ये कॉलोनिज्म को दर्शाता है, कल्चरल इंपीरियलिज्म तो नहीं, लेकिन रेशियल एक्सप्लॉयटेशन भी। तो दोनों हो सकता है, इन दोनों में जो चुन लीजिए। तो कॉलोनिज्म सबसे आसान है क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट ऑप्शन है। Who among the following use the concept of print capitalism? Of course, Benedict Anderson, जो नेशनलिज्म को इमेजिन, नेशन को इमेजिन कम्युनिटी मानते हैं, और उसी बुक में उन्होंने इमेजिन कम्युनिटी 1983 में उन्होंने प्रिंट कैपिटलिज्म का भी जिक्र किया है। क्या है प्रिंट कैपिटलिज्म? उनका ये कहना था कि जब प्रिंटिंग प्रेस की इजाद होती है और छपे हुए बुक यूरोप में बिकने लगते हैं, तो उससे नेशन को गढ़ने में आसानी होती है। क्योंकि नेशन, बेनेडिक्ट एंडरसन का मानना था, और कई थिंकर का, इवन अर्नेस्ट गिल्नर का भी, कि एक हाई कल्चर को पूरे ग्रुप ऑफ पीपल जो उस भूभाग में है उसको एक्सेप्ट करवा देना नेशनलिज्म का एक पार्ट है। और उसमें प्रिंट जो बुक है उसका बहुत बड़ा रोल है। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, उससे जो है वो डिस्कोर्स फैलती है नेशनलिज्म की, उससे वो भावना फैलाने में मदद मिलती है। पीपल जानते हैं कि हमारा ये कल्चर है, हम इसको फॉलो करते थे, हमारी हिस्ट्री ये है, ये बताया जाता है। और ये सारा जो है वो एक कैपिटलिस्ट प्रयास था, क्योंकि उसमें पैसे ह्यूज लगे थे कैपिटलिस्ट का, मर्केंटाइल का। और वो क्यों? क्योंकि नेशनलिज्म के नाम पे जो है कॉलोनाइजेशन हुआ, और उससे ह्यूज प्रॉफिट जो है कैपिटलिस्ट क्लास ने कमाया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर वॉज डेवलप्ड आउट ऑफ द सर्वे ऑफ। तो ये तो चलो आसान है, आपको पता है, ये है यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी, इटली। सिविक कल्चर 1963, आलमंड एंड बरवा। संस्कृताइजेशन का जो टर्म है ये एम.एन. श्रीनिवास, जो एक सोशियोलॉजिस्ट बहुत फेमस थे, उन्होंने दिया था। ये बेसिकली क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक कल्चरल प्रोसेस है जिसमें कि जो लोअर कास्ट हैं वो अपर कास्ट के कल्चरल या जो डे टू डे का जो रिचुअलिस्टिक नॉर्म है उसको वो कॉपी करके कास्ट हायरार्की में ऊपर जाने का एस्पिरेशन रखते हैं। जैसे कि सपोज कि एक गांव है जिसमें कि यादव बहुत नीचे हैं कास्ट हायरार्की में, ब्राह्मण ऊपर हैं, लेकिन यादव काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं खेती बाड़ी से, गाय पाल के। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब जनेऊ धारण करेंगे, हम जो है नॉनवेज नहीं खाएंगे,
हम उपवास रखेंगे, और इस तरह से वो अब पूरे सोसाइटी में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम अब संस्कृताइज हो रहे हैं और हमको कास्ट हायरार्की में ऊपर समझो, वैसे भी इकोनॉमिकली तो ऊपर हो ही गए हैं। दिस प्रोसेस इज संस्कृताइजेशन। इसका उल्टा भी उन्होंने कहा था कि कई बार हायर कास्ट जो हैं वो गरीबी के चलते, और वो चूंकि उस समाज में उनको वो प्रश्रय नहीं मिलता इकोनॉमिक पावर लो होने के चलते, तो वो लोअर कास्ट के जो बुरे बुरे जो संस्कार माने जाते हैं, जैसे मीट खाना शुरू कर देना, शराब पीना शुरू कर देना, तो जुआ खेलना शुरू कर देना, इस टाइप की जो है पॉलीगेमी में व्यस्त हो जाना, तो उस टाइप की चीजों का अपना करके वो डिसंस्कृताइज होकर के कास्ट हायरार्की में नीचे भी चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय मैक्स वेबर? तो ऑफ कोर्स जो रूलिंग क्लास है, ये तो मोज़्का की बहुत फेमस बुक है, इलीट थिंकर, तो ये सब बहुत फेमस बुक है वेबर की। प्रोटेस्टेंट इथिक, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। द डॉक्ट्राइन गवर्निंग द टर्म ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो ऑफिस है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, मतलब उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। Who among the following advocated partyless democracy? ये सब बहुत ही घिसा पिटा हुआ लड्डू क्वेश्चन है। जेपी। समिट डिप्लोमेसी किसको कहते हैं जबकि हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट केवल उसमें भाग लेता है, जैसे G20, तो उसको समिट लेवल डिप्लोमेसी कहते हैं। द फ्रेज वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया? तो महा उपनिषद से लिया गया है। तो यहां क्यों ना जान ले कि सत्यमेव जयते जो हमारा मोटो है हमारे कंट्री का, वो मंडूका उपनिषद से लिया गया है। और तत् त्वम अशी, इसका मतलब ये होता है कि हम खुद ब्रह्म हैं, हम खुद ब्राह्मण हैं, मतलब हम जो यूनिवर्सल क्रिएटर है उसके हम पार्ट हैं। ये छंदोग उपनिषद से लिया गया है। Which among the following is not a significant aspect of genealogical concept of power? तो पहले तो समझिए कि genealogical concept of power जो मिशेल फूको ने दिया वो था क्या। मतलब यदि आप हजारों साल के इतिहास में जाके झांके कि पावर का कॉन्सेप्ट कैसे उदय हुआ पॉलिटिकली, कैसे कैसे उसका यूज हुआ, और तब समझने की कोशिश करें कि पावर है क्या, तो इसको जेनियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जेनियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। उसमें मिशेल फूको ने नॉलेज पावर का नेक्सस, कैसे पावर जो है प्रिजन और क्लिनिक, इन सब में जो सर्विलेंस होती है उसके थ्रू कैसे डिसिप्लिन किया गया पीपल को, स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा पावर का उस रूप को वो देखते हैं। और कैसे जो है जो नॉन डोमिनेंट क्लास थे, मार्जिनलाइज थे, जिन पे डोमिनेंस किया गया पावर के थ्रू, उन्होंने कैसे उसका रेजिस्टेंस किया है, कैसे अल्टरनेट डिस्कोर्स बनाने की कोशिश की, ये सब दिखता है। इसीलिए इसमें नॉट यदि है तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि सभी तीनों हैं उसके एस्पेक्ट जेनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के मिशेल फूको। गेम थ्योरी जो इंटरनेशनल रिलेशन में हो चाहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हो, इसमें रैशनल चॉइस बिहेवियर एक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है। गेम थ्योरी क्या है आपको पता है, जहां पे कि आपका जो डिसीजन है वो उसी गेम में जो दूसरे जो डिसीजन मेकर एक्टर हैं उसके एक्सपेक्टेड डिसीजन के बेसिस पे आपका डिसीजन निर्भर करता है। और यदि आपको ट्रस्ट उस आदमी पे है, उस एक्टर पे जो उसी गेम का पार्ट है, तो दोनों मिल करके ऑप्टिमम जो है वो बेनिफिट आउटकम ले सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट का लैक होने पे दोनों सब ऑप्टिमम डिसीजन लेते हैं। दिस इज गेम थ्योरी, प्रिजनर्स डिलेमा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट? जो आर्म कंट्रोल ट्रीटी हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर में, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। सॉल्ट, स्टार्ट, ये सब ट्रीटी थी। INF. Which one of the following fundamental rights are described as the heart and soul of the Constitution? आपको पता है right to constitutional remedy, Article 32. Which term correspond most closely to the ancient Indian understanding of dharma? तो यहाँ पे आप इथिक्स और कॉन्शियंस में कंफ्यूज कर सकते हैं, इन दोनों में तो नहीं। तो इथिक्स बेसिकली ये इथिक्स था, और तो वैसे अच्छा वर्ड नहीं है, ये एक तरह का मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था, तो इथिक्स कह सकते हैं इसको। हु अमंग द फॉलोइंग डिड कंसीव सोसाइटी एज ए कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज? ये देखते ही आपकी आंखें चमकनी चाहिए, और जॉन रॉल। हु थियोराइज सिविल सोसाइटी ग्रुप एज हार्बिंगर ऑफ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन? जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, ये कहने वाले रजनी कोठारी थे अपनी बुक स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में।
Through genealogy of power, again Michel Foucault आता है genealogy of power, whose methodological concern is to look at the way in which people govern themselves and others through production of knowledge. तो knowledge power nexus, Michel Foucault, genealogy of power. Which of the following is a characteristic of caste? इंडोगेमी होती है, एक्सोगेमी नहीं होती है. 3 को निकाल दीजिए. 3 यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई. इसमें केवल 1 है, तो 1 के अलावा देखते हैं हेरिडिटरी मेंबरशिप भी है और बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन है, तो ये होगा. इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1945, जहां पे कि जून में ही हम लोगों ने वन ऑफ द 50 साइनिंग मेंबर बने, फाउंडिंग मेंबर बने. बाद में पोलैंड 2-3 महीने बाद सितंबर में साइन करता है. तो 51 फाउंडिंग मेंबर हैं, याद रखिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि प्लानिंग कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना स्टैट्यूटरी. इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है? एनसीएसटी है, तो माइनॉरिटी नहीं है. देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डेफिनेटली नहीं है. ये 1993 में बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये एक्ट से बनती है. तो 4 नहीं हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. 3 खत्म हो गया तो केवल 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन? नहीं है. तो फ्री ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ लेबर क्या है? क्या वीसा के बिना आप या बॉर्डर चेक के बगैर आप कोई भी लेबर कहीं जा सकता है? बहुत डिफिकल्ट है. आउटसोर्सिंग है, ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल है, टाइम स्पेस कंप्रेशन है, लेकिन ये नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए सेटलर कॉलोनी? सेटलर कॉलोनाइजेशन क्या होता है? जिसमें कि एक्चुअली ह्यूज नंबर ऑफ कॉलोनियल कंट्री से लोग, जो कॉलोनियल मास्टर कंट्री होती है, उससे लोग जाके वहां बस जाते हैं. जैसे अल्जीरिया में फ्रांस के लोग बसे, साउथ अफ्रीका में कई यूरोपियन कंट्री के लोग बसे, और जिम्बाब्वे में भी. लेकिन घाना ऐसा नहीं था, वहां पे 1% इंग्लिश पॉपुलेशन पूरे सबको कंट्रोल करते थे. व्हाट इज कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी? वही जो वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व. यदि आप अपने को ग्लोबल सिटीजन समझते हो, तो एक पूरे दुनिया में ऐसे माना भी जा सकता है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, यूनाइटेड नेशन जैसे, जिसके हम ग्लोबल सिटीजन हो, उस टाइप की, मतलब कि नेशन से परे हम जो हैं वर्ल्ड के सिटीजन हैं और पूरी दुनिया हमारा है. इस तरह की जो भावना है, और हमको सबके बराबर हक है. एक अमेरिकन, एक इंडियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो पृथ्वी का एक वासी है, हम हैं, दोनों बराबर. द एक्स आर्टिकल एडवोकेटिंग ए पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट वॉज ऑथर्ड बाई. एक्स आर्टिकल सुनते ही आपको जो है जॉर्ज एफ किनन का याद आना चाहिए, जिन्होंने कि एनोनिमस, मतलब एक्स के नाम से आर्टिकल लिखते थे और ये कहते थे कि यदि यूएसएसआर के विस्तारवादी रवैये, एक्सपेंशनिस्ट जो उनकी आइडियोलॉजी है, नहीं रोका अमेरिका ने, तो पूरा जो थर्ड वर्ल्ड है वो कम्युनिस्ट हो जाएगा. बाद में इसको अपना करके हैरी ट्रूमैन ने 1947 में कंटेनमेंट पॉलिसी लाया. इसलिए जॉर्ज एफ कीनन, जो कि बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बने, उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है कंटेनमेंट पॉलिसी या ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का. Which of the following statement is true? मार्क्सिज्म एक्नॉलेजेस द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट. बिल्कुल सही है. इसका मतलब ये होता है कि स्टेट पूरी तरीके से, स्टेट जो कि सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है मार्क्सिस्ट थॉट में, बेस सुपर स्ट्रक्चर के डाइकोटमी में, वो पूरी तरीके से बेस से डिटरमिन नहीं होकर के कुछ ऑटोनॉमी तो रखता है. इसका मतलब ये होता है. मार्क्स कंसिडर द स्टेट एज मेरली ए टूल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. ये इंडस्ट्रियलिस्ट कहना गलत है, ये कैपिटलिस्ट क्लास कहता तो सही होता, लेकिन चलिए लैंग्वेज थोड़ी गलत है, तो ओनली 2 इसका सही है. सो ओके डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये पेपर कैसा था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमेशा होता है इसमें क्या कट ऑफ जाएगी. ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, डिपेंड करता है कि कितने लोगों को क्वालिफाई कराना चाहते हैं, कितनी उसमें मतलब क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है. लेकिन मुझे लगता है कि ये पेपर जो है मॉडरेट है, और इसमें मेरे स्टूडेंट मैं उनको बोलता हूँ जो मेरे साथ में हैं, जिन्होंने शायद मेरे बैच को भी अटेंड किया है, तो वो 75 के आसपास इसमें स्कोर करेंगे 100 में. तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है, वो 70 जा सकती है इसमें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और फिर से मैं एक बार उन सभी अपने स्टूडेंट जो यूजीसी नेट जून में देने की सोच रहे हैं, उनको आह्वान कर रहा हूं कि एक यूनिक स्कीम के तहत आप CUET PG ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि
2 महीने के बाद जब यूजीसी नेट की बैच शुरू होगी तो आपको विदाउट एनी कॉस्ट उसमें शिफ्ट होने का मौका मिलेगा और इस बीच में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी क्योंकि सेम लेवल के क्वेश्चन अब दोनों में पूछे जाते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर इस मेल आईडी में भेजें, आगे आपको गाइड की जाएगी, लेकिन क्लियरली लिखें कि मैं यूजीसी नेट के पर्पज से उसको ज्वाइन कर रहा हूँ और आगे मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ। और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर एक वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए विदा।